नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो के अंदर। और कल हमने अध्ययन किया था अध्याय 14 आरएसआर के अंदर, यानी राजस्थान राजस्थान सेवा नियमों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारा अध्याय नंबर जो 14 है वो चल रहा था स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। ये जो पूरा अध्याय है ये बड़ा अध्याय नहीं है, बस छोटा सा अध्याय है। कल हमने बहुत सारी बातें देख ली थी, उन्हीं को एक बार रिवाइज भी करेंगे और पूरा अध्याय एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटा अध्याय है और एक ही नियम है, नियम नंबर 158। तो इस पूरे अध्याय को इस वीडियो में अपन एक साथ ही कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सूचना दे देता हूं कि अपन ने जो है वो बुक कीपिंग यानी बही खाता और लेखांकन जो है वो भी शुरू कर दिया है अनअकैडमी पे। आज उसके 5 लेसन बना के जो है अपलोड कर दिए हैं। कल तक वो लाइव हो जाएंगे। जैसे ही वो लाइव हो जाते हैं तो मैं आपके साथ उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी में अपने जीएफएनआर को कंप्लीट कर लिया है, ऑडिट अपना चल रहा है 6 नंबर चैप्टर, और बुक कीपिंग भी आज शुरू कर दी है। 5 लेसन जो है वो 5 वीडियो जो है एक साथ बना के डाले, जिसमें आधा जो है वो आपका पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बुक अकाउंटेंसी वो आपका कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट होने वाला ही है। 5 वीडियो के अंदर जो है वो आधे से ज़्यादा वो हो गया है। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी में हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और अनअकैडमी की वीडियो आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो नए जुड़ रहे हैं अपने चैनल से, तो उनको पता नहीं है। और आपको अजीब भी लग रहा होगा कि रोज रोज ये अनअकैडमी का प्रचार कर रहा है। आज तो टी-शर्ट ही पहन के गए, तो प्रचार कर रहे हैं आपके फायदे के लिए। इसमें हमारा वैसे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, लेकिन यह है कि दोनों प्लेटफॉर्म पे अपना अलग अलग चल रहा है, तो उधर भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बन पाए। क्योंकि जो सब्जेक्ट हार्ड है, जैसे जीएफएनआर थोड़ा हार्ड था तो वहाँ पे करवाया, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई भी देता है। नोट्स भी वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और बुक कीपिंग भी अपन वही शुरू करेंगे। और जैसे ही अपना आरएसआर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, अपन यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ इंडिया और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान शुरू कर देंगे जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है देखा था अध्याय नंबर 14 चल रहा था अपना स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। स्थानीय निधियां जो है वो परिभाषित की गई है, जैसे कि अपन ने कल भी जाना था। आपका जो परिभाषाओं वाला अध्याय है नियम 7 के अंदर भाग नंबर 18 के अंदर स्थानीय निधियों को परिभाषित किया गया है। क्या होती है स्थानीय निधियां? मैंने कल बता दिया था। ऐसी निधियां, या आपने देखा होगा कि स्थानीय निधियों का मतलब ही क्या होता है। स्थानीय यानी लोकल फंड। लोकल फंड आपकी नगर पालिका है, ये लोकल फंड इकट्ठा करती है। तो ऐसी निधियां या जो राज्य की संचित निधि के अलावा अपना पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है और उसी को अपने खाते में जमा करती है, उसी को वो जो है अपने लोगों के विकास के लिए जो है वो व्यय करती है, अपने कर्मचारियों को देती है। तो ऐसे कर्मचारी जो इन स्थानीय निधियों से वेतन प्राप्त करते हैं वो किन के नीचे आते हैं? इन स्थानीय निधियों के अंदर आते हैं। और ऐसे कर्मचारियों पे नियम कौन से लागू होंगे इसकी बात कर लेते हैं। नियम नंबर अपना 158 है, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधि भुगतान प्राप्त कर्मचारी, यानी स्थानीय निधियों से ऐसी स्थानीय निधियां जिन पे सरकार का नियंत्रण है। अब आप कहोगे कि जी ये तो स्थानीय निधियां हैं, अपना फंड भी खुद ही इकट्ठा करती है, अपने ही विकास पे खर्च करती है, तो इन पे सरकार के नियंत्रण की क्या जरूरत है? देखिए, सरकार के नियंत्रण की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो डायरेक्ट जो स्थानीय निधि है वो किन से जुड़ी हुई होती है? जनता से जुड़ी होती है। और जहां जनता का मुद्दा आता है वहां सरकार को जो है वो अपनी भागीदारी रखनी पड़ती है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जनता का पैसा आ रहा है, तो अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो हो सकता है कि सारा सिस्टम अव्यवस्थित हो जाए, जनता का पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए, गलत तरीके से व्यय हो जाए। केवल सरकार का इस पे नियंत्रण रहता है। सरकार की अनुमति के बिना यहाँ से भी कोई जो पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थानीय निधियां जिन पे सरकार का नियंत्रण होता है, उससे भुगतान प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी हैं उन पे आरएसआर के अध्याय 1 से लेकर 12 तक लागू होते हैं। सरकार के नियंत्रण वाली स्थानीय निधियां, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, ऐसी निधियों से, सरकार के नियंत्रण वाली निधियों से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर आरएसआर के राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से लेकर 12 तक लागू होते हैं। और ये कौन से निकाय होते हैं? स्वशासित निकाय होते हैं ये सारे, यानी अपना शासन ये अपने आप ही चलाते हैं, अपने आप ही पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, ऐसी निधियां जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है
उनमें अगर कोई राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है, ऐसी निधियां जिन पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, और उनमें अगर किसी राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो वो कर्मचारी है उस पे जो नियम लागू होगा वो आरएसआर के अध्याय 13 का नियम लागू होगा। कौन सा? विदेशिक सेवा वाला, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 13 के अंदर जिसका हमने अध्ययन किया है। सरकार के नियंत्रण वाले स्थानीय निधि पे तो नियम लागू, जो आरएसआर के नियम लागू होंगे वो अध्याय 1 से 12 के लागू होंगे, और सरकार के नियंत्रण से जो बाहर की स्थानीय निधियां हैं, जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान विद्युत निगम, इन पे जो है वो कौन से नियम लागू होते हैं? आरएसआर के अध्याय 13 के नियम लागू होते हैं, विदेशिक सेवा वाले नियम लागू होते हैं। ये सारी बातें अपन ने कल के वीडियो में बता दी है, एक बार फिर से अपन कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा चैप्टर क्या समझने में टेक्निकल थोड़ा सा हार्ड लगता है ये। नेक्स्ट बात है स्थानीय निधियों के सेवा, स्थानीय निधियों के सेवा पेंशन योग्य नहीं मानी जाती। स्थानीय निधियों के अंदर कोई कर्मचारी जो सेवा दे रहा है, कार्य कर रहा है, उसको जो है वो पेंशन योग्य नहीं माना जाता है, यानी इसे जो है वो पेंशन के योग्य नहीं माना जाता है। लेकिन नियम 168 और नियम 180 के अनुसार राज्य सरकार शर्तों के आधार पर जो है ऐसी सेवा को भी जो है पेंशन योग्य घोषित कर सकती है। कौन कौन से दो नियम है जिनके आधार पर राज्य सरकार जो है स्थानीय निधियों की सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा विशेष शर्तें लगाकर जो है वो घोषित कर सकती है? तो नियम 168 और 180 है। इस दो नियमों के तहत जो है वो राज्य सरकार स्थानीय निधियों की भी सेवा को विशिष्ट नियमों, विशिष्ट शर्तों के तहत जो है वो पेंशन योग्य घोषित कर सकती है। नेक्स्ट बात इसके अंदर ये आती है, राज्य कर्मचारी की निगम या निकाय में स्थायी नियुक्ति पर क्या निवृत्ति लाभ दे होंगे? कोई भी राज्य कर्मचारी है, उसका किसी निगम या निकाय यानी स्थानीय निधियों के अंदर अगर उसका स्थायी नियुक्ति दी जाती है उसे, यानी किसी भी राज्य कर्मचारी को निगम या निकाय में स्थायी नियुक्ति देने पर उन्हें क्या लाभ प्राप्त होंगे? तो देखिए क्या लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन योग्य सेवा, जो सेवा उन्होंने राज्य कर्मचारी रहते हुए की है, उस पेंशन योग्य सेवा के लिए उस निकाय या निगम के अंशदायी भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के नाम से वह राशि 2% ब्याज के साथ जो जमा करा दी जाएगी। यानी कोई राज्य कर्मचारी का अगर निगम या निकाय के अंदर स्थानांतरण होता है तो जितनी सेवा उसने राज्य सरकार में रहते हुए की है, उस सेवा की जो भविष्य निधि के अंदर जो राशि है ना, उस सेवा के लिए अंशदायी भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के नाम से वह राशि जो है क्या कर दी जाएगी? 2% ब्याज के साथ जो जमा कर दी जाएगी। जो भी पेंशन योग्य सेवा उसने राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए प्राप्त की है, जितना भी पैसा उस टाइम उसका राज्य सेवा पेंशन योग्य सेवा में जमा हुआ है पेंशन का, उस सारे पैसे को क्या करेगी सरकार? जिस निगम या निकाय में उसका स्थानांतरण हुआ है या जहां उसको नियुक्ति दी जा रही है, उसके भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के नाम से वो भविष्य निधि खाता खुलाकर उसमें 2% ब्याज के साथ जो जमा करा दी जाती है। ठीक है। दूसरी इसके अंदर जो नेक्स्ट बात आती है इसी नियम के अंदर कि स्थायी रूप से स्थानांतरण की शर्तें क्या है। किसी कर्मचारी का अगर स्थायी रूप से स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी कौन कौन सी शर्तें होगी। स्थायी रूप से स्थानांतरण की जो शर्तें होती है वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए पहली शर्त तो यह है कि की गई सेवा के अधीन उसके अनुपात में, यानी जो भी सेवा उसने पहले की है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह आती है स्थायी रूप से स्थानांतरण की शर्तें वित्त विभाग आदेश। ये जो स्थायी रूप से स्थानांतरण की शर्तें हैं ये वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F1/11 VV 66 दिनांक 23/7/1968 से ये लागू है। और इसमें जो 1 नंबर शर्त आती है वो आती है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, यानी राज्य सरकार में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे कर्मचारी अगर स्थानीय निधियों के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं स्थायी रूप से, तो उनकी सेवा के अधीन उसके अनुपात में जितनी सेवा, यानी 25 वर्ष की उन्होंने सेवा पूर्ण कर ली है, तो 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता दे नहीं होगा।
यानी किसी भी ऐसे कर्मचारी को जिसने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और उसका स्थानांतरण किया जाता है उसकी इच्छा पर, क्योंकि बिना इच्छा के तो स्थानांतरण किया नहीं जाएगा, बिना इच्छा के स्थानांतरण नहीं किया जाता है कर्मचारी का। इस प्रकार के निगम या निकाय में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली और कर्मचारी की भी इच्छा है कि वो स्थानीय निधियों के अधीन सेवा करे, तो अगर वो 25 वर्ष की सेवा करने के बाद किसी स्थानीय निधि में सेवा के लिए जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया नहीं जाएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो वेतन वो अपने पूर्व विभाग में प्राप्त कर रहा है उस वेतन के समान उन्हें जो है वो वेतन प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे कर्मचारी पहले तो थे कि जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, दूसरे ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा तो पूर्ण नहीं की है लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी इच्छा से प्रस्ताव रखा है कि भाई हमें स्थानीय निधि में आप अगर भेजना चाहे तो हम तैयार हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या नियम है? ऐसे कर्मचारियों को ये पहला नियम तो ये होता है कि की गई सेवा के अधीन उनके अनुपात में पेंशन एवं ग्रेजुएटी प्राप्त कर सकते हैं। वो 25 वर्ष से पूर्व जा रहे हैं तो जितनी सेवा उन्होंने 10 वर्ष 20 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष से कम राज्य सरकार के अधीन की है, उस सेवा के अधीन उसके अनुपात में पेंशन या ग्रेजुएटी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर विकल्प। 2 नंबर विकल्प उनके पास यह होता है कि आहरित वेतन का 8% जितना भी वेतन उन्होंने राज्य सरकार के अंदर सेवा में प्राप्त किया है उसका 8% तथा उसका ब्याज सीपीएफ के खाते में जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो 1 नंबर नियम, 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें, अगर वो 1 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो इससे यह होगा कि उसकी पारिवारिक पेंशन जो है वो उसे दे नहीं होगी, यानी उसके जो परिवार को भी पेंशन मिलेगी उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, वो उसे दे नहीं होगी अगर वो 1 नंबर ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता है तो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन ये आता है, 2 देख लिया हमने, एक तो ये देख लिया कि 25 वर्ष से जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है वो, दूसरा देख लिया जिनकी 25 वर्ष से आयु पूर्ण नहीं हुई है वो, तीसरा है अस्थायी कर्मचारियों का स्थानांतरण। अगर अस्थायी कर्मचारी का ऐसी स्थानीय निधियों में स्थानांतरण होता है तो जिस दिन उनका स्थानांतरण हुआ है या जिस दिन उनके स्थानांतरण का जैसे आदेश आया, जैसे आदेश आता है 7/1/2019 को, तो 7/1/2019 से उनकी सेवा जो है समाप्त मान ली जाती है और उन्हें कहां भेज दिया जाता है? स्थानीय निधियों में। और पीछे की जितनी भी सेवा का उसका जो भी पेंशन वगैरह योग्य राशि है वो एक साथ उसको ग्रेजुएटी के रूप में चुका दी जाती है। ठीक है। फिर आता है स्थानांतरण के बाद बकाया वसूली। अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी राज्य कर्मचारी का किसी स्थायी राज्य कर्मचारी का, हमने देखा यहाँ पे कि 25 वर्ष पूर्ण कर चुके, 25 वर्ष पूर्ण न कर चुके, ऐसे स्थायी कर्मचारियों का अगर स्थानांतरण हो जाता है लेकिन उनकी कोई वसूली बाकी पड़ी है, यानी या तो कोई जीपीएफ का कोई पैसा बाकी पड़ा है या कोई उन्होंने जो है वो अग्रिम आहरण कर रखा है। ठीक है। कई लोग ले लेते हैं ना, लोन ले लेते हैं सरकार जैसे अपनी सर्विस पे गवर्नमेंट से अग्रिम, तो ऐसी कोई भी अगर वसूली उनकी पेंडिंग पड़ी है जो कि राज्य सरकार को करनी है तो वो उनके स्थानांतरण के बाद भी कर सकती है। ये उनके पास राज्य सरकार के पास क्या रहेगा? कर सकती है, स्थानांतरण के बाद भी वो कर सकती है। ठीक है। तो ये नहीं कि स्थानांतरण हो गए तो पीछे का हिसाब क्लियर नहीं, अगर कोई बकाया वसूली बन रही है तो वो स्थानांतरण के बाद में भी राज्य सरकार वसूल कर सकती है। ठीक है। लेकिन कुछ कर्मचारियों के ये नियम लागू नहीं होंगे, जैसे कोई निश्चित अवधि के लिए स्थानांतरण पर गया है, कोई कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए ही जो है स्थानीय निधियों में स्थानांतरण पर गए, उस पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और राजस्थान विद्युत मंडल के कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे वसूली वाले। ठीक है। अब चलते हैं भारत सरकार द्वारा नियंत्रित लोक उद्योगों में स्थानांतरित राज्य कर्मचारियों को दे सेवानिवृत्ति लाभ। भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित कोई पब्लिक उद्यम है, उनके अंदर अगर किसी राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो उसे किस प्रकार लाभ दिया जाएगा? तो उसे जो है वो पेंशन और निवृत्ति लाभ की बात कर रहे हैं अपन, सेवानिवृत्ति लाभ। ठीक है। कौन कौन से सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे? तो उसे पेंशन दी जाएगी और भविष्य निधि में उसका जो भी है वो उसे दे दिया जाएगा। पेंशन किस प्रकार दी जाएगी? पेंशन उनके इस भारत सरकार के उपक्रम में कोई भी नियंत्रित उपक्रम है उसमें स्थानांतरण के 5 वर्ष के बाद जो है वो जो भी उनकी पेंशन है उसका वो हकदार होगा। ठीक है। यदि वो 5 वर्ष पूर्ण नहीं करता है और 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले यानी किसी कर्मचारी का अगर
56 साल की उम्र में जो हो भारत सरकार के नियंत्रण लोक उद्यम में स्थानांतरण होता है, तो 5 साल पूर्ण कैसे करेगा? 60 साल में तो उसका सेवानिवृत्ति हो जानी है। तो अगर 5 साल पूर्व करने से पहले ही उसकी सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त कर ले, तो जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति होती है उस दिनांक से वो जो है अपनी पेंशन का हकदार हो जाएगा और उसे जो भी बकाया पेंशन है वो उसे प्राप्त हो जाएगी और भविष्य निधि के अंदर जो भी उसका जमा है वो उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपका अध्याय 13 स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये अध्याय 14 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो अपना अध्याय रहेगा वो कौन सा रहेगा वो आपको मैं बता देता हूं, जिसकी अपन कल शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट अध्याय 15 रहेगा सेवा अभिलेख। ठीक है, सर्विस डायरी होती है प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अभिलेख जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आप अनअकैडमी पे नहीं जाके हमें फॉलो किया, वहां पे नहीं जुड़े, तो वहां पे जाके भी जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।